फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है और आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि नेट जेआरएफ क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, किसको नेट मिलता है, किसको जेआरएफ मिलता है, उसके साथ ही आपकी एज लिमिट क्या है और ये सब करने के बाद आपको मिलेगा क्या, कि भाई अगर आप ये सारी चीजें कर रहे हो तो उसके बाद आपको बेनिफिट क्या मिलने वाला है। तो एक तरीके से इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो नेट और जेआरएफ की पूरी डिटेल आज हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे और ये क्लास देखने के बाद फिर आपको कोई डाउट नहीं रहेगा कि भैया हमें नेट का या जेआरएफ का पेपर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो चलिए भाई क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले उन बच्चों के लिए जिनको बिल्कुल नहीं पता कि नेट और जेआरएफ क्या होता है, साल में कितनी बार कंडक्ट करवाया जाता है, और मेरी एज अगर 50 साल है तो क्या मैं नेट का एग्जाम दे सकता हूँ या क्या मैं जेआरएफ दे सकता हूँ, और नेट करने के बाद क्या मिलेगा, जेआरएफ करने के बाद क्या मिलेगा, सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें वन बाय वन करके डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात आती है आपकी एलिजिबिलिटी की। भैया एलिजिबिलिटी क्या है? अगर आपने सोचा कि भैया मुझे तो नेट का एग्जाम देना है, मुझे तो जेआरएफ निकालना है, उसके बाद मेरी एलिजिबिलिटी मतलब आपको क्वालिफिकेशन भी तो उतनी होनी चाहिए ना ताकि आप नेट का एग्जाम दे सको। अब नेट होता क्या है? नेट होता है आपका नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि अगर आप कॉलेज में पढ़ाना चाहते हो, एज असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, स्कूल लेवल से उठ के कई लोगों का सपना होता है कि भैया मुझे तो कॉलेज में पढ़ाना है, मुझे स्कूल में नहीं पढ़ाना। ठीक है, अगर आप कॉलेज में पढ़ाना चाहते हो तो आपको जो है नेट का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी एलिजिबिलिटी होती है मास्टर्स, आपका मास्टर्स होना चाहिए और मास्टर्स के साथ आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, अगर मास्टर्स के साथ अपने 55% आपके मार्क्स हो रखे हैं तो आप जो है नेट का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हैं। प्लस ये जो परसेंटेज है, ये जो एससी हो गए, एसटी हो गए, ओबीसी हो गए, पीडब्ल्यूडी हो गए, उन कैटेगरीज के लिए थोड़ा सा यहाँ पर मार्क्स में रिलैक्सेशन है जो कि 50% तक आ जाएगा। अगर आप जो है इन से बिलोंग करते हैं तो आपको 50%, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद आता है, अब हम थोड़ा सा नेट और जेआरएफ को देख लेते हैं। देखो, पहले जो नेट था ना वो यूजीसी कंडक्ट करवाता था। कौन करवाता था? यूजीसी। ठीक है, यूजीसी के बाद कंडक्ट करवाना शुरू किया सीबीएसई ने, और सीबीएसई के बाद अभी जो नेट का एग्जाम कंडक्ट करवाता है वो करवाता है एनटीए। ठीक है, तो कहीं कहीं पर इसको एनटीए नेट भी कहते हैं, और जो आपका सीएसआईआर वाला नेट है वो अलग है। ठीक है, जो साइंटिस्ट वगैरह तो वो आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, तो उसको हम बाद में, क्योंकि हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एनटीए वाला, यूजीसी वाला। ठीक है, तो अभी जो है यूजीसी जो है नेट को कौन कंडक्ट करवा रहा है? एनटीए। पहले यूजीसी करवाता था, इसलिए ज्यादातर जो है आपको यूजीसी नेट दिखाई देगा। ठीक है, अब देखो नेट और जेआरएफ दोनों टर्म्स, जेआरएफ क्या होता है? जेआरएफ क्या हुआ? जेआरएफ होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ठीक है, अब ये जूनियर रिसर्च फेलोशिप क्या होता है? देखो, जब आपने मास्टर कर लिया और मास्टर के बाद जब आपने फॉर्म को फिल किया तो अगर आपकी एज देखो, नेट एग्जाम के लिए अगर आप 50 के हो तो भी नेट का एग्जाम दे सकते हो, लेकिन अगर आपकी एज 31 से ज्यादा है तो आप जेआरएफ का एग्जाम नहीं दे सकते। जेआरएफ के लिए एज लिमिट है लेकिन नेट के लिए एज लिमिट नहीं है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि भाई अगर आप जेआरएफ का एग्जाम देना चाहते हैं, जेआरएफ के बाद जो है आपको क्या मिलता है? पीएचडी करते हो जेआरएफ के बाद, क्योंकि अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट से पीएचडी करोगे तो आपको जो है ज्यादा कॉस्टली पड़ेगी, लेकिन अगर जो जेआरएफ करने के बाद पीएचडी करते हैं तो उनको जो है फेलोशिप मिलती है, और 2 साल के लिए जेआरएफ मिलेगा और 3 साल के उनको एसआरएफ मिलता है, यानी कि सीनियर रिसर्च फेलोशिप, जो कि काफी अच्छी 40 to 45,000 के आसपास आपको मिलता है। तो एक तरीके से काफी अच्छा है, मतलब आप जो है पढ़ाई के साथ साथ वहां पर अर्न कर रहे हो, वो भी अच्छा खासा। ठीक है, जिसको जेआरएफ हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम यहाँ पर ये डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो जेआरएफ के लिए एज लिमिट होती है 31, पहले ये 30 थी, लेकिन जो है अभी कोविड की वजह से शायद ये 1 साल एक्सटेंड कर दिया जनरल कैटेगरी वालों के लिए, और बाकी एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी इन सभी के लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है। ठीक है, तो समझ जाओ बाकियों के लिए कितना हो जाएगा। तो अगर आपकी एज लिमिट यहाँ से पहले है तो आप जेआरएफ कर सकते हो और आराम से पीएचडी कर सकते हो, प्लस अच्छा खासा महीने का कमा भी सकते हो। ठीक है, तो अब देखो
सपोज आपकी एज जो है वो है जीआरएफ के लिए, तो आपने जो है जब आप फॉर्म भरते हो ना तो वो पूछेगा कि क्या आप बोथ के लिए भर रहे हो, अगर आपकी एज है तो वो बोथ के लिए पूछेगा, तो आप दोनों के लिए फॉर्म भरते हो, ठीक है। तो उसमें कुछ जो टॉप वाले बच्चे होते हैं, टोटल जो पास कैंडिडेट होते हैं ना, टोटल जिन्होंने पास किया है उसमें से जो है जो टॉप वाले होते हैं उनका होता है जीआरएफ, ठीक है, और जो टॉप 6% वाले होते हैं उनका होता है नेट। टोटल नेट वाले में से ही उसमें से भी टॉप निकाल के जीआरएफ किया जाता है, समझ में आया, ठीक है। तो जीआरएफ के लिए अगर आपका 60%, 61% अगर इतना आप स्कोर कर लेते हो तो आपका जीआरएफ क्लियर हो जाता है, ठीक है। अब वो हम बाद में देखेंगे, बस अभी आप इतना समझो। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया है, अभी हमने डिस्कस किया है एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी हमने डिस्कस कर लिया, एज लिमिट हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एज लिमिट। सभी को समझ में आ गया ना कि भाई अगर नेट के लिए आपकी एज लिमिट जो है 60 साल से कम होनी चाहिए, क्योंकि 60 साल में तो लोग जो है एक्सपायर नहीं सॉरी रिटायर हो जाते हैं, और रिटायर हो जाते हैं तो भाई 60 के साल के बाद क्या आप नेट का एग्जाम दोगे, ठीक है। तो जो है 58, 59, 55 में भी आप नेट का एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। अब उसके साथ ही जो नेट का एग्जाम है ना, देखो ये एक तरीके का स्कोर कार्ड है। जब आपको नेट के एग्जाम का एक सर्टिफिकेट मिल जाता है, उसके बाद आप अलग अलग यूनिवर्सिटी में जहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती है वहां पर अप्लाई करते हो, ठीक है। तो ये जो स्कोर कार्ड है, ये जो आपका सर्टिफिकेट है वो लाइफ टाइम वैलिड होता है, यानी कि अगर आपने एक बार नेट क्वालिफाई कर दिया तो जो है आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब एग्जाम पैटर्न, पहले इसके 3 पेपर होते थे, अभी जो है 2 पेपर होते हैं, ठीक है, पेपर 1 एंड पेपर 2, ठीक है। पेपर 1 में 50 क्वेश्चन आते हैं जो कि 100 मार्क्स के रहते हैं, पेपर 2 में 100 क्वेश्चन आते हैं जो कि 200 मार्क्स के रहते हैं। पेपर 2 जो है वो जिनका जो सब्जेक्ट है उसके रिगार्डिंग होगा। टोटल जो है 82, 83 सब्जेक्ट्स हैं, लाइक हिंदी, इंग्लिश, साइकोलॉजी, आपका ज्योग्राफी, कंप्यूटर साइंस, इस तरीके से आपके काफी सारे सब्जेक्ट है। पेपर 1 सभी के लिए कॉमन रहता है, पेपर 1 सभी के लिए कॉमन रहता है, और इसमें जो है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च, डीआई, आपका रीजनिंग और आपका कंप्यूटर, ये सारी चीजें आपके पेपर 1 में आ जाती हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, नो नेगेटिव मार्किंग, कि भाई आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको ये पेपर का पैटर्न समझ में आ गया होगा। तो पेपर 1 में आपकी 10 यूनिट होती है, हर एक यूनिट में से 5-5 आते हैं, बाकी जो है क्वेश्चन तो बाद में वेरी कर ही जाते हैं, लेकिन नॉर्मल सी बात की जाए तो 10 यूनिट है, और प्रॉब्लली हर में 5-5 आएंगे, लेकिन अब जो है किसी में से 6-7 आ जाते हैं, किसी में से 7-8 आते हैं, वो एक अलग बात है, ठीक है, लेकिन आता सभी में से है। तो ये आपका पेपर 1 और पेपर 2 आपका सब्जेक्ट रिलेटेड होता है, जिसका जो सब्जेक्ट है, जैसे अपना सब्जेक्ट यहाँ पर जो मैं आपको पढ़ाती हूँ वो है कंप्यूटर साइंस, तो आप लोगों को आएगा कंप्यूटर साइंस के 100 क्वेश्चन दिखेंगे जो कि नेगेटिव मार्किंग है, तो आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, यूजीसी नेट का एग्जाम साल में कितनी बार होता है, तो ये जो एग्जाम है ये 2 बार होता है, एक होता है जून और एक होता है आपका दिसंबर। ये समटाइम जून की जगह कई बार जुलाई में भी चला जाता है, ठीक है, जून जुलाई में, और ये आपका दिसंबर में होता है, ठीक है। तो साल में 2 बार कंडक्ट करवाया जाता है। और फीस की बात की जाए तो पहले जो फीस होती थी, फीस अगर मैं बात करूं तो पहले जो फीस होती थी वो होती थी आपकी 1000, ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए। ओबीसी के लिए हो जाती थी ये 500 और एससी एसटी के लिए हो जाती थी 250, ठीक है। लेकिन जो है अब की बार जो है जो आपका एनटीए है उसने क्या किया, फीस में 10% ऐड कर दिया, यानी कि जनरल के लिए फीस हो गई 1100, ओबीसी के लिए हो गई 550 और यहाँ पर हो गया 275, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपकी फीस में जो है अब की बार इंक्रीमेंट किया गया है 10% का, तो आप इस तरीके से देख सकते हो। तो अगर आप इतनी फीस लगा के फॉर्म भर रहे हो तो पूरी कोशिश करो कि भैया एक बार में ही एग्जाम को निकाल दो, ठीक है। अब हमारा और क्या बचा भाई, अब हमारा और क्या बचा जो मैंने आपको कहा था कि हम क्या क्या करने वाले हैं। तो देखो, एग्जाम पैटर्न समझ में आ गया, सिलेबस जो है वो तो आपका जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेबस रहेगा। बाकी पेपर 1 का मैंने बता दिया 10 यूनिट आती है, जिसमें आपका रिसर्च, आपका रीजनिंग, आपका डीआई, आपका जो है एनवायरमेंट, इस तरीके से जो है आपके रहते हैं, ठीक है। फिर क्वालिफाइंग मार्क्स देख लेते हैं, और एग्जाम फीस हो गई है, ये हो गया, ठीक है। सिर्फ आपका क्वालिफाइंग मार्क्स रह गया है, तो मतलब एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपके जो है कितने मार्क्स होने चाहिए। अगर मिनिमम की बात करूं
अगर मिनिमम बात करूं तो 40% आपका होना चाहिए। पेपर 1 में 40 आने चाहिए और पेपर 2 में भी आपके जो है 200 में से 80 मार्क्स आने चाहिए। ठीक है, तो ये आपका मिनिमम क्राइटेरिया है कि भाई इतना तो 40% तो आप स्कोर करोगे ही करोगे। अगर 40% से कम है, अगर पेपर 1 में आपने 39 लिए हैं और यहाँ पर आपने ज्यादा स्कोर कर लिया तो भी आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब जो है ये तो था जनरल कैटेगरी के लिए 40 वाला, और ओबीसी एसटी एसटी वालों के लिए ये सब हो जाएगा 35%। ठीक है, लेकिन भाई परसेंटेज जाता है, कट ऑफ जाती है, तो उसके लिए जो है आप देखो उसके लिए जो है भाई कम से कम आपको, अगर आपको नेट क्वालिफाई करना है तो कम से कम 55% आपको नेट के लिए चाहिए और 61-62% जो है वो आपको जीआरएफ के लिए चाहिए, अगर आप सीरियस हैं तो। ठीक है, और भाई ये जो है कॉलेज लेवल का एग्जाम है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा टफ रहता है, लेकिन इतना भी नहीं रहता है कि भैया आप जो है आपको डर लगे कि कैसे होगा नेट का एग्जाम, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप सीरियसली चाहते हो और आपको है कि भैया मुझे जो है कॉलेज में पढ़ाना है या फिर मुझे जीआरएफ क्लियर करके एक अच्छी खासी पीएचडी करनी है, गवर्नमेंट करनी है और साथ में जो है अच्छी जो है फेलोशिप लेनी है, तो भाई इससे बेस्ट नहीं अगर आपकी एज है तो। ठीक है, अगर आपकी एज नहीं है तो आप नेट का एग्जाम क्वालिफाई करके किसी भी कॉलेज में अच्छे से जो है पढ़ा सकते हो। ठीक है, तो ये थी पूरी डिटेल, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। बाकी नेट और जीआरएफ के ऊपर मैं स्पेशली अलग से वीडियो लेके आऊंगी जिसमें बच्चों को रहता है कि मैम जीआरएफ क्लियर हो जाता है तो उसके बाद क्या करना होता है, जीआरएफ की वैलिडिटी क्या है ना, क्योंकि नेट की वैलिडिटी तो समझ में आया कि लाइफ टाइम है, जीआरएफ की वैलिडिटी क्या है और किस तरीके से हमें जो है फेलोशिप मिलती है, कितनी मिलती है, तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो भी इंटरेस्टेड है तो कमेंट कर सकते हैं कि बिल्कुल हम जीआरएफ के लिए इंटरेस्टेड हैं। बाकी वीडियो में अगर कुछ पसंद आए हो तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करते ही ना आपको एक नोटिफिकेशन बेल दिखाई देगी, उस पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसी अपडेट मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।